चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोतिया, आपका दोस्त और होस्ट नित्य क्लासेस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करेंगे आज सुपर 30 क्वेश्चन की, टॉप 30 क्वेश्चन की। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर दी जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबा लें। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, रेमेडियल टीचर्स शुड हेल्प स्टूडेंट डेवलप गुड हैबिट। क्या ये आंसर हो सकता है? या प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस, या यूज एक्टिविटीज दैट इनहेंस लर्निंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें ऑल ऑफ द अबव। क्यों होगा, इस बात को समझने का प्रयास करें। कमेंट आपको देख लेते हैं। चलिए, हाँ, हेल्प स्टूडेंट डेवलप गुड हैबिट, ये भी बिल्कुल सही बात है। टीचर को बच्चे के अंदर गुड हैबिट डेवलप करनी चाहिए। दूसरा, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल बच्चे छोटे स्तर के हैं तो उनको बात घुमा फिराने वाली बात समझ में नहीं आएगी, तो क्लियर इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, ये भी बात सही है। यानी ऑल ऑफ द अबव वाली बात जो होगी बिल्कुल सही होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। यूज ऑफ ए टेक्स्ट बुक फॉर ए टीचिंग ग्रामर इज एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ, यानी यूज ऑफ टीचिंग ग्रामर इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ, यानी ग्रामर को हम इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ की तरह यूज करते हैं टेक्स्ट बुक में, तो क्या होगा वो? इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, या डिडक्टिव मेथड होगा, या डिडक्टिव मेथड होगा, या इंसिडेंटल मेथड होगा। देखिए दोस्तों, जब हम किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ा रहे हैं कि उसको इंडिस्पेंसेबल बनाकर, तो आंसर आपका हो जाएगा डिडक्टिव मेथड। कौन सा हो जाएगा? डिडक्टिव मेथड। इट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करें। इट वाज फर्स्ट अटेम्प्ट टू टीच इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ, ये पहली बार, यानी इट वाज फर्स्ट अटेम्प्ट, ये पहला प्रयास था, दैट टू टीच, कि जब पढ़ाया गया इंग्लिश को विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से? टेलीविजन की सहायता से, रेडियो की सहायता से, फिल्म प्रोजेक्टर की सहायता से, या कंप्यूटर की सहायता से। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर हमारा होगा, वो होगा रेडियो। रेडियो वो पहला उपकरण था, वो पहला इंस्ट्रूमेंट था जिसके माध्यम से अंग्रेजी भाषा को पहले पढ़ाया गया। अगर मैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की बात करूं भारत में, या इंडियन इंडिपेंडेंस डे की बात करूं भारत में, तब भी रेडियो के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को संदेश दिया जाता था। या कह सकते हैं भारत में चलचित्र से पहले, वीडियोग्राफी से पहले ऑडियो चीज़ें चला करती थी, यानी सुनने वाली चीज़ें हमें प्राप्त हुई थी। तो इस आधार पे भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, यही सबसे पहली चीज़ है। पढ़े आगे। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड बाय द टीचर ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ क्लासरूम। किस प्रकार के क्वेश्चन एक टीचर को क्लासरूम के दौरान पूछने चाहिए? बताइए। द हु टाइप, द व्हेन टाइप, द वेयर टाइप, या हाउ टाइप। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करके देखें तो आपको ये पता लगेगा कि हु टाइप, तुम कौन हो, ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आप क्लास में पूछ सकते हो? 1 या 2 बार। जब बच्चे को तुम नहीं जानते हो तो ये आंसर मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछे जाते। व्हेन, ये तुमने कार्य कब किया, ये क्वेश्चन में जान है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखते हैं अभी कैसे। वेयर वाले में इतनी जान नहीं है जितनी सेकंड वाले में है, लेकिन बात करते हैं द हाउ टाइप। ये सबसे पावरफुल है, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग करना है, क्योंकि अगर तुम अपने बच्चे को क्रिएटिव बनाना चाहते हो, सृजनात्मकता वाला बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको उससे पूछोगे भी कैसे करोगे इसको, हाउ, कैसे, तो बताएगा बच्चा ऐसे करेंगे। तो जब वो अपने तरीके बताएगा, वे ऑफ मेथड बताएगा, तब हमें पता चलेगा कि बच्चे की क्रिएटिविटी कितनी बढ़ पा रही है। यानी जो 4th ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ को। यू हैव बीन गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द क्वेश्चन पेपर ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। यू वुड, यानी अगर आपको यू हैव बीन गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, किस चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? मेकिंग द क्वेश्चन पेपर को बनाने की, किस चीज़ के लिए? ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन, जो बिल्कुल मेन एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए,
द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, एक कक्षा के छात्रों के लिए, यू वुड, कि तुम क्या करोगे, ये आपको बताना है। पुट ऑल द इजी क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर, सारे के सारे आसान क्वेश्चन रखोगे, या पुट इजी क्वेश्चन फर्स्ट इन द क्वेश्चन पेपर एंड देन डिफिकल्ट क्वेश्चन। नंबर थर्ड, गिव द सेम मार्क्स टू ऑल द क्वेश्चंस इजी टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, पुट 50% क्वेश्चंस ऑफ डिफिकल्ट लेवल। देखिए, अगर मैं इसमें सबसे बेहतर तरीके की बात करूं, द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग द पेपर, वो होगा पुट इजी क्वेश्चन इन द फर्स्ट। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों है, सर ऐसा क्यों है, ये वाला क्यों नहीं हो सकता, ये वाला क्यों नहीं हो सकता, या ये फोर्थ वाला क्यों नहीं हो सकता। देखिए, पुट ऑल द इजी क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, अगर सारे ही क्वेश्चन आप आसान रख दोगे, क्या कर दोगे, आसान कर दोगे, तो बच्चा क्यों कोई नई बात सोचेगा, क्या जरूरत पड़ेगी उसे नया सोचने की, कोई ज़रूरत नहीं है उसे नया सोचने की। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि बच्चा जो है वो क्रिएटिव नहीं बन पाएगा, बच्चा क्रिएटिव नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, गिव द सेम मार्क्स टू ऑल द क्वेश्चंस इजी टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, सारे सेम मार्क्स के होंगे, बात ठीक है, लेकिन इजी होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ये नहीं करना, बच्चे को थोड़ा हार्ड देना जिससे कि कुछ और मेहनत करे, सोचे। पुट 50% क्वेश्चंस ऑफ द डिफिकल्ट लेवल, हाँ ये बेहतर हो सकता था, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन जो है सेकंड वाला है, इस हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिसनिंग इज जो लिसनिंग है वो कैसी स्किल है, ये आपको बताना है। क्या वो माइक्रो स्किल है, प्रोडक्टिव स्किल है, रिसेप्टिव स्किल है, या नन ऑफ दीज। अब आप एक लॉजिकल तरीके से सोच सकते हैं, इफ यू आर सो, आई नो वेरी वेल दैट यू आर सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आप सोच सकते हैं कि जब लिसनिंग करते हो आप, जब लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, सुनने का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति यहाँ पर है और एक व्यक्ति यहाँ पर है, ये अपने मुख से कोई बात इधर को कह रहा है, ये अपने कान से कोई बात क्या करेगा, रिसीव करेगा, इधर से बातें क्या हो रही हैं, आ रही हैं, तो ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है किसी चीज़ को, तो रिसीव करेगा तो ये कौन सी हो जाएगी, रिसेप्टिव स्किल हो जाएगी। ठीक है, यानी सुनना कैसी स्किल है, रिसेप्टिव स्किल है। क्लियर है भाई सभी को, चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। विच काइंड ऑफ लर्नर्स आर ऑफन लेबल्ड हाइपर एक्टिव, किस प्रकार के जो लर्नर होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, ये आपको बताना है। विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स, काइनेस्थेटिक टैक्टाइल लर्नर्स, या बोथ ऑडिटरी एंड विजुअल लर्नर्स। अगर हम इसमें थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएं इस क्वेश्चन में सोचते समय, तो आंसर गलत नहीं होगा। पूछो क्यों, अभी बताएंगे क्यों। देखिए, हाइपर एक्टिव का मतलब होता है अधिकतम एक्टिव रहना बच्चों का। जब आप किसी सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे होते हैं तो क्या आप एक्टिव होते हैं, नहीं। आपके पैरों के नीचे से सांप भी गुजर जाए ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी बॉडी निष्क्रिय होती है, आपका मन लगा होता है मूवी में। तो विजुअल लर्नर कभी भी हाइपर एक्टिव नहीं होते। आप बहुत बढ़िया श्रोता हैं रेडियो के और आपको बहुत आनंद आ रहा है, आप रेडियो सुन रहे हैं खाट पे या बेड पर लेटे हुए, उस दौरान ऐसे मग्न हो जाओगे कि आप एक्टिव नहीं रहोगे, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। काइनेस्थेटिक टैक्टाइल लर्नर्स का मतलब होता है कि जो एक्टिविटी करते लर्न करे, बिल्कुल सही है। अगर आप कुछ कार्य करते हुए बॉडी को हिलाते जुलाते करोगे तो ये आपकी आंसर बिल्कुल सही है। तो ये जब ऊपर के दो नहीं हो सकते तो ये चौथा तो ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ द वर्ड कैट क्या होगा। कैट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आपको पता होगा। के ई टी होगा या के ए ई टी होगा या के ए टी होगा या के ई टी होगा। देखिए ये तो बिल्कुल सेम हो गया, तो जब अगर ये आंसर गलत है तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। आंसर बचते हैं 2। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा कैट। क्या होगा, कैट इज द राइट आंसर, कैट इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द टंग, यानी जीभ की पोजीशन के आधार पर, जीभ की पोजीशन के आधार पे वॉवेल्स आर क्लासिफाइड इनटू, जो वॉवेल्स होते हैं वो क्लासिफाइड किए जाते हैं इनटू कितने भागों में, कैसे, फ्रंट, बैक एंड सेंट्रल वॉवेल्स, ओपन क्लॉज, हाफ ओपन एंड हाफ क्लॉज वॉवेल्स, क्लॉज लिप स्प्रेडिंग, ओपन एंड क्लॉज लिप राउंडिंग, या बायलेबियल, प्लेटल एंड डेंटल वॉवेल्स। देखिए
अगर आप इसको लॉजिकली तरीके से सोचना चाहते हैं तो लॉजिकल तरीके से कैसे सोचेंगे, बात को समझिए। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ टंग, टंग के बेस पे या तो पश्चिम सामने या बैक या सेंट्रल की बात होती है। कभी भी जीभ खोलने बंद करने की बात कोई नहीं कहता कि जीभ को पूरी खोलो, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लोज ओपन वाली बात जाएगी वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, तो इनको सोचना नहीं है। जब डेंटल बात आ गई वहाँ जीभ से क्या मतलब है भाई, गलत आंसर है। यानी आंसर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्यों, क्योंकि फ्रंट बैक एंड सेंट्रल इन चीज़ को देखकर हम लोग करते हैं। ओके, बिल्कुल सही आंसर है। सही नहीं है, 8 का सी नहीं है, 8 का सी नहीं है, 9 का सी नहीं। चलिए, अब ब्लैक बोर्ड इज ए सिंबल, जो ब्लैक बोर्ड है वो किस चीज़ का सिंबल है, वो किस चीज़ का संकेत देता है, ये आपको बताना है। जो ब्लैक बोर्ड है वो किस बात का संकेतक है। द टीचर, कि वो टीचर को दर्शाता है, एजुकेशन को दर्शाता है, क्लास को दर्शाता है, या स्कूल को दर्शाता है। ठीक है, देखिए खूब क्रिटिसिज्म करने के बाद, खूब एनालिसिस करने के बाद हमने पाया जो मोस्ट प्रोबेबली जो बोर्ड होते हैं, जो ब्लैक बोर्ड होते हैं, वो स्कूल को दर्शाने का काम करते हैं। किसको दर्शाने का काम करते हैं, स्कूल को दर्शाने का काम करते हैं। क्लियर, ठीक है। बढ़े, नहीं सॉरी भी गलत, क्लास को। अब पूछो क्यों, स्कूल को नहीं क्लास को, क्यों। अब क्लास कई प्रकार की हो सकती हैं। देखिए, एक क्लास वो जो आपके स्कूल में आपको देखने को मिलती है, दूसरा एक ट्रेनर है, एक ट्रेनर है वो ट्रेनिंग दे रहा है, वो भी किसी बोर्ड का प्रयोग कर सकता है। एक फौजी को ट्रेनिंग दी जा रही है, वो भी बोर्ड पर कुछ लिख कर प्रयोग कर सकते हैं, या अन्य कोई भी बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यानी बोर्ड ये चीज़ तो दर्शाता है कि क्लास चल रही है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ टीचर यूजेज ए डायलॉग बेस्ड ड्रिल टू आस्क ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास हिज और हर नेम। टीचर, व्हाट इज योर नेम्स, आपका क्या नाम है। स्टूडेंट, माय नेम इज राधा, मेरा नाम राधा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर हियर इज टू, टीचर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको बताना है। चेक द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द स्टूडेंट, हेल्प स्टूडेंट टू ओवरकम देयर साइनेस, ये चेक वेदर द स्टूडेंट इज यूजिंग स्ट्रेस एंड इंटोनेशन एट द राइट प्लेसेस, ये चेक लैंग्वेज फ्लुएंसी ऑफ द स्टूडेंट। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल सही कर पाता है। चलिए बढ़े आगे। अब दोस्तों इसकी राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं तो राइट आंसर जो होगा वो होगा नंबर 2। अगर एक टीचर किसी बच्चे से उसका इंट्रोडक्शन पूछ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ये जानना चाह रहा है कि उसके घर में कितने भाई बहन हैं, या उसके पापा जी क्या करते हैं, उसकी मम्मी क्या करती हैं, डजंट मैटर। लेकिन इंट्रोडक्शन देने से ये पता चल जाता है जो बच्चे की जो बोलने के दौरान जो साइनेस होती है, मतलब जो घबराहट होती है, जो शर्मीलापन कहते हैं जिसको, वो उसके अंदर से बाहर निकल जाए, उसको वो ओवरकम कर जाए। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। डू यू थिंक दैट गिविंग द सेम होमवर्क टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज जस्टिफाइड, यानी डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, डू यू थिंक क्या तुम सोचते हो दैट गिविंग द सेम होमवर्क, कि सेम होमवर्क दिया जाता है ऑल द स्टूडेंट सभी को ऑफ द क्लास इज जस्टिफाइड, क्या ये निर्णायक है। यस, this helps in the correct evaluation. No, because the ability level of the all students are not the same. No, because the aptitude of every student is different. Yes, because the job of the teacher becomes easier. बताइए कौन सा होगा इसमें राइट आंसर, जल्दी से इसका आंसर करें। चलिए जी, वेलकम, बिल्कुल सही बात, सब लोगों को स्वागत है, वेलकम टू नित्य क्लासेस। एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन बेहतर आपके लिए लेकर आया हूं, तो इसको लाइव सेशन में आप इसको शेयर करें। देखिए क्या कर रहा है, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो दैट गिवन द सेम होमवर्क ऑल द स्टूडेंट ऑफ द, यस। अब इसमें देखिए एक छोटी सी, यस दिस हेल्प्स इन द करेक्ट एवल्यूशन। नो, बिकॉज द एबिलिटी ऑफ लेवल ऑफ द ऑल स्टूडेंट आर नॉट द सेम। No, because the aptitude of every student different. Yes, because the job of the teacher becomes easier. देखिए ये आंसर नहीं होता। टीचर की जॉब को आप आसान कह दोगे, ये भी नहीं है। टीचर की जॉब के साथ साथ उसकी बहुत सारी बाउंडेशन है। चलिए बढ़े आगे। यस, दिस हेल्प्स द करेक्ट इवैल्यूएशन, इसको आप कह सकते हो। क्यों, हालांकि बहुत से लोग इसका आंसर बी देंगे, लेकिन बी देंगे, बी क्यों देंगे, लेकिन बी में अगर यहाँ होता यस तो बात होती सही, लेकिन दिया है नो। नो का मतलब नहीं, बिकॉज
द एबिलिटी लेवल्स ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट सेम। बिल्कुल बात सही है, लेकिन यहाँ पर यस लिखा होता तो आंसर सही होता। देखिए नेक्स्ट बढ़े, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यस देखिए, जब अगर सब बच्चों को आप एक सा काम दोगे और जैसे जैसे बच्चे करके लाते घर से, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो, यू विल रियलाइज दैट आफ्टर चेकिंग द होमवर्क कि किस बच्चे ने कितना बेहतर तरीके से करा। काम सबको एक सा ही दिया, लेकिन कुछ अच्छे से करके लाए, कुछ बेकार करके लाए, तो आप ये पता कर सकते हो कि उन बच्चों में क्या है, एबिलिटी जो है, एबिलिटी लेवल ऑफ द ऑल स्टूडेंट आर नॉट सेम, कि सब में सेम नहीं है। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट इवैल्यूएशन किया जा सकता है। लैंग्वेज लर्निंग इज, जो लैंग्वेज लर्निंग है वो क्या है, लीनियर है या लाइनर है, स्पायरल है, जिगजैग है या नन ऑफ दीज है। भाषा को सीखना किस प्रकार से हो सकता है, क्या भाषा बिल्कुल एक सीधी लाइन के तौर पे चलती है, या भाषा बिल्कुल ऐसे चलती है स्पायरल, या भाषा ऐसे चलती है, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। कंटिन्यू इसका आंसर करें। 12 का ए, 13 का थोड़ा सा गैप हो रहा है आपके कमेंट में और मेरे क्वेश्चन पूछने में काफ़ी सारा डिफरेंस है, जिस कारण मैं कंटिन्यू आपके कमेंट्स नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि आप लोग आंसर करते हैं 12 का, मैं पहुंच जाता हूं 14 पर। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्पायरल। क्यों होगा स्पायरल, इस बात को समझें। देखिए, भाषा आपने सीखी, सीखने के बाद आपका भाषा का विकास तेजी से हुआ, छोड़ोगे फिर नीचे जाओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर छोड़ोगे नीचे जाओगे, फिर ऊपर जाओगे, ये वाली कंडीशन चलती है, मतलब स्पायरल वाली। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एडेप्टेशन स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन में ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज, यानी द एडेप्टेशन स्टेज जो है ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज को प्राप्त करने की, में ऑल्सो भी रेफर्ड, वो रेफर्ड की जा सकती है जनरलाइजेशन से, प्रोफिशिएंसी से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से या इवैल्यूएशन से। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तेजी के साथ आंसर करें और वीडियो को शेयर भी करते रहें तेजी के साथ, जल्दी। द एडेप्टेशन स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन में ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज जनरलाइजेशन, प्रोफिशिएंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इवैल्यूएशन। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसे बोलेंगे जनरलाइजेशन में आएगा ये। अगर यहाँ पर बिना किसी नियम और कानून की बात करता तो वो आंसर आता, लेकिन ये सामान्यकरण में आएगा, प्रोफिशिएंसी में नहीं आएगा। चलिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। पर्सपेक्टिव या पर्सपेक्टिव या PUENC या PARC। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखते हैं कितने लोग इसका करेक्टली आंसर कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। स्मिता जी बिल्कुल सही, अंजलि वर्मा जी, ठाकुर, पूर्णिमा जी, स्मिता सिंह जी, सभी लोग कंटिन्यू हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या है मैं आपके कमेंट उस टाइम पर नहीं ले पा रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा पर्सपेक्टिव। क्या होगा, पर्सपेक्टिव इज द राइट आंसर। ना ही तो PURS होगा, ना ही PUENS होगा, ना ही PARS होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, PRS होगा, इट इज द राइट आंसर। चलिए, द मेन पर्पज ऑफ रिमेडियल टीचिंग इज, रिमेडियल टीचिंग का मेन पर्पज क्या है ये आपको बताना है। रिमेडियल टीचिंग का मेन पर्पज क्या है ये आपको बताना है। चलिए, टू इनकरेज द चाइल्ड टू स्पीक द सेकेंड लैंग्वेज, टू करेक्ट द फ्रिक्वेंट लैंग्वेज मिस्टेक मेड बाय द स्टूडेंट, या टू प्रैक्टिस ग्रामर स्ट्रक्चर, या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताएं प्लीज, टेल मी द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठाकुर पूर्णिमा जी कह रही हैं 13 का भी आंसर होगा, स्मिता सिंह कह रही हैं ये आंसर होगा, स्मिता सिंह जी 15 का, ठाकुर जी बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का आंसर आ रहा है, कंटिन्यू आंसर करते रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें, उसको 10 के पार पहुंचाएं बहुत तेजी के साथ। जो व्यूवर्स हैं उनको नंबर ऑफ क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, अगर हम रिमेडियल टीचिंग की बात कर रहे हैं तो मेन पर्पज जो होता है रिमेडियल टीचिंग का, वो क्या करता है, इनकरेज द चाइल्ड टू स्पीक सेकेंड लैंग्वेज, या टू करेक्ट द फ्रिक्वेंट लैंग्वेज मिस्टेक मेड बाय द स्टूडेंट, या टू प्रैक्टिस ग्रामर। बिल्कुल तीनों ऑप्शन सही है भाई, तीनों ही ऑप्शन सही है। इस हिसाब से आपका आंसर होगा ए, यानी ऑल ऑफ द अबव। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। A teacher shows student commands like open the door on the flash card। एक टीचर कमांड देता है किसी बच्चे को कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ऑन द फ्लैश कार्ड, किसी कार्ड पर लिखकर, ना कि बोलकर। द स्टूडेंट हैव टू ओबे, बच्चा है कि उसको उसका पालन करना पड़ेगा उस कमांड का। दिस गेम हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप द स्किल ऑफ। इस प्रकार का जो खेल है वो बच्चे की किस प्रकार की जो सोच को डेवलप करता है, रीडिंग स्किल को, लिसनिंग को, स्पीकिंग को या राइटिंग को।
अब अगर वो स्पीक करता, बोलकर कहता तो उसकी लिसनिंग वाली जो स्पीकिंग होती वो डेवलप होती, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर वो कहता, देखिए अगर वो किसी चीज़ को लिखवाने के लिए कहता तो भी होता आंसर रेटिंग, जो कि नहीं है। स्पीकिंग नहीं है, बोल तो टीचर रहा है। लिसनिंग तब होता जब केवल फ्लैश कार्ड पे ना लिखा होता, केवल बोल के बात की जाती, तब भी नहीं है। यानी उसको वो फ्लैश कार्ड को पढ़ेगा बच्चा, पढ़ने के बाद उस काम को करेगा, यानी अगर उसकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी तब वो चीज़ों को आसानी से समझ पाएगा और आसानी से उसका आंसर दे पाएगा। चलिए बढ़े आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द रिलेशन टू द स्ट्रक्चर अप्रोच ऑफ द टीचिंग। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग नहीं है, यह आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट, नहीं है वाला ध्यान रखना, करेक्ट इन द रिलेशन टू द स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ द टीचिंग। इट इज बेस्ट सूटेड फॉर अर्ली स्टेज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। वोकेबलरी आइटम्स एंड स्ट्रक्चर्स आर इजीली लर्नड, या इट मोस्टली यूजेज ओरल वर्क एंड स्पीच मैनिपुलेशन, या इट डज नॉट रिक्वायर द सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ द टीचिंग, देखिए इट इज बेस्ट सूटेड फॉर अर्ली स्टेज ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग, यानी जो स्ट्रक्चर है वो अर्ली स्टेज वालों के लिए बेहतर होता है। या वोकेबलरी आइटम्स एंड स्ट्रक्चर्स आर इजीली लर्नड, या इट मोस्टली यूज ओरली वर्क एंड स्पीच मैनिपुलेशन, या दोस्तों इट डज नॉट रिक्वायर सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। ये तो जरूरी है, सिलेक्शन और ग्रेडेशन तो लेना पड़ेगा, ये आंसर नहीं है। इट मोस्टली यूजेज ओरल वर्क, ये कह रहा है कि केवल इसमें ओरल वर्क का यूज किया जाता है, ये गलत है। इसमें केवल ओरल वर्क का यूज किया जाएगा, ये गलत है। जब हम स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात करते हैं तो केवल ओरल वर्क की बात हो, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए बढ़ते हैं आगे। द लैंग्वेज टीचर शुड प्रिपेयर टीचिंग पॉइंट्स। लैंग्वेज टीचर शुड प्रिपेयर टीचिंग पॉइंट्स एज दीज हेल्पिंग इन मेकिंग द टीचिंग इफेक्टिव, या इन अचीविंग द डिसिप्लिन, या इन सेविंग टाइम, या नोइंग व्हाट टू टीच। जब हम टीचर द लैंग्वेज टीचर शुड प्रिपेयर टीचिंग, वो टीचिंग को प्रिपेयर करता है, क्यों? जिससे कि टीचिंग को इफेक्टिव बना सके। क्या कर सके? टीचिंग को इफेक्टिव बना सके। दिस इज द वेरी वेरी गुड आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। एक टीचर है जो लिस्ट ऑफ वर्ड बनाता है, एंडिंग विद द मैन, जो मैन पर आकर खत्म हो जाता है, लाइक पोस्टमैन, वर्कमैन एटसेट्रा। दीज टीचर इज ट्राइंग टू, ये इस प्रकार का जो टीचर है वो क्या प्रयास कर रहा है, ये आपको बताना है। वेस्ट टाइम, क्या वो टाइम वेस्ट कर रहा है? हेल्प स्टूडेंट डेवलप देयर वोकेबलरी, या डेवलप द राइटिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, या नन ऑफ दीज। डेवलप द वोकेबलरी, बिल्कुल ये वाला करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसी तो बात बिल्कुल नहीं है। जब वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है, कुछ तो बच्चे सीखेंगे, तो टाइम वेस्टिंग का क्या मतलब है? डेवलप द राइटिंग स्किल, ये जरूरी नहीं है कि सारे पोस्टमैन मैन वाले को लिख के वो राइटिंग स्किल डेवलप कर लें, ये बात भी नहीं है। नन ऑफ दीज नहीं आंसर, आंसर होगा सेकंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, द क्वेश्चन हैज़ बीन कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच कि आप हमसे जुड़े रहे और बहुत बेहतर तरीके से आप जुड़े। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा सभी दोस्तों के बीच, लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही हंसते मुस्कुराते पूरे दमखम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।